सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज रावत, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सौली कोड़िया। आज की रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में मैं कक्षा 12 विलयन के प्रमुख संबोध राउल्ट के नियम के साथ साथ उससे संबंधित आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राउल्ट का नियम। बच्चों, जब हम दो वाष्पशील द्रव्यों को मिलाते हैं तो उनका जो वाष्प दाब है वो बदल जाता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक वाष्पशील द्रव्य था, ये हमारे पास वाष्पशील द्रव्य है। देखिए, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक वाष्पशील द्रव्य हमारे पास है पानी, ये पानी है हमारे पास। दूसरा वाष्पशील द्रव्य हमारे पास है इथेनॉल, जिसको हम शराब के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सभी लोग परिचित हैं इससे। यह है इथेनॉल। ये दोनों के दोनों वाष्पशील द्रव्य हैं। वाष्पशील द्रव्य का मतलब ये वाष्पित हो जाते हैं। अब यदि हम इन दोनों द्रव्यों को मिलाते हैं, मतलब इस इथेनॉल को हम इसमें मिलाएं, तो इनमें मिलाने से हमको एक विलयन प्राप्त होगा। इस विलयन का ये विलयन प्राप्त होगा। ये विलयन किसका होगा? पानी और इथेनॉल का। पानी और इथेनॉल का। तो इस विलयन में जो पानी और इथेनॉल का जो वाष्प दाब है वो बदल गया होगा। सपोज जब ये पानी शुद्ध अवस्था में था, ये पानी है, तो यहाँ पे इसका वाष्प दाब किसका? इसका वाष्प दाब माना 50 है। इसका वाष्प दाब 50 mmHg है। और इस इथेनॉल का वाष्प दाब हमारे पास 40 mmHg था। अब देखिए, हमने इस इथेनॉल को पानी में घोला, और पानी में घोलने पर हमको क्या प्राप्त हुआ? पानी और इथेनॉल का विलयन प्राप्त हुआ। तो अब हम इसमें देखते हैं, इस विलयन में अब देखते हैं कि इथेनॉल का वाष्प दाब कितना है। माना यहाँ पे इथेनॉल का जब हमने वाष्प दाब देखा तो वाष्प दाब हमारे पास निकला 30। किसका? इथेनॉल का वाष्प दाब कितना था? कितना निकला? 30 mmHg निकला। और पानी का वाष्प दाब कितना निकला? पानी का वाष्प दाब कितना निकला हमारे पास? वो निकला हमारे पास 40 mmHg। वाष्प दाब का मतलब यहाँ पे विलयन में जो पानी और विलयन का वो पानी और इथेनॉल का जो वाष्प दाब होगा वो आंशिक वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब मीन्स आंशिक वाष्प दाब। किसका आंशिक वाष्प दाब? पानी का आंशिक वाष्प दाब और इथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब। अब देखिए, जब ये शुद्ध अवस्था में था पानी, तो इसका वाष्प दाब था 50 mmHg। और ये इथेनॉल जब शुद्ध अवस्था में था तो इसका जो वाष्प दाब कितना था? वो 40 mm था, 40 mmHg पे था। अब हमने क्या किया? इन दोनों द्रव्यों को मिलाया। मिलाने के बाद एक विलयन तैयार हुआ। किसका विलयन तैयार हुआ? पानी और इथेनॉल का विलयन तैयार हुआ। अब इस विलयन में हम जब देखते हैं तो पानी का जो वाष्प दाब था वो कितना निकला? 40। पहले कितना था? 50। जब शुद्ध अवस्था में पानी था तो उसका वाष्प दाब था 50। और जब हमने इसको विलयन में परिणत किया, यानी इसमें हमने इथेनॉल मिलाया, तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया? 40। इसी प्रकार जब इथेनॉल शुद्ध अवस्था में था तो उसका वाष्प दाब कितना था? 40 mmHg। तो जब हमने इसको पानी में घोला या पानी के साथ मिलाया तो देखा हमने कि इसका वाष्प दाब कितना हो गया? 30 mmHg। तो जब हमने इनको मिलाया, इन दोनों वाष्पशील द्रव्यों को मिलाया, तो इनके वाष्प दाब में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, या इनका वाष्प दाब क्या हो गया? बदल गया। अब इसे समझने के लिए कि ये वाष्प दाब क्यों बदला, भाई अवाष्पशील विलय पदार्थों को जब हम मिलाया तो हमने मिलाने के बाद इनका वाष्प दाब क्यों बदला, तो इसको समझने के लिए हमें राउल्ट के नियम को समझना होगा।
फ्रांस के प्रसिद्ध जो साइंटिस्ट थे राउल्ट, इन्होंने 1886 यानी 1886 में एक वाष्पशील द्रवों पर एक अध्ययन किया और इन्होंने ये पाया कि जब वाष्पशील द्रवों के बिलियन में इन्होंने ये पाया कि प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब था वो मोल अंश पर निर्भर कर रहा था। वो किस पर निर्भर कर रहा था? मोल अंश पर निर्भर कर रहा था और वो मोल अंश के समानुपाती हो रहा था। यानी अगर किसी भी वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में कितने भी अवयव हों, अगर 2 अवयव हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो उन अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर कर रहा था? मोल अंश पर निर्भर कर रहा था। यानी जब इन वाष्पशील द्रवों को हम मिला रहे थे तो मिलाने के बाद इनका वाष्प दाब क्यों परिवर्तित हो रहा था? वो इसलिए परिवर्तित हो रहा था कि जब ये शुद्ध अवस्था में थे तो इनका मोल अंश कुछ और था, पर ज्यों ही हमने इनको मिलाया और मिलाने के बाद ये बिलियन में परिवर्तित हुए तो उस बिलियन में इनका मोल अंश भी बदल गया और मोल अंश बदलने के कारण इनका वाष्प दाब बदल गया। तो राउल्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाष्पशील द्रवों के बिलियन में प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है, यानी आंशिक वाष्प दाब जिसको हम कहते हैं, वो बिलियन में उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी यदि उस बिलियन में उस अवयव का मोल अंश अधिक होगा तो उस बिलियन में उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब भी अधिक होगा, और यदि उस बिलियन में उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब कम होगा, उसका मोल अंश कम होगा, तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी कम होगा। यानी आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होगा, ये राउल्ट ने कहा था। अब जब वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है तो अक्सर हमने ये देखा है, या जब जो भी रिजल्टेंट आते हैं उस रिजल्टेंट में ये देखा गया है कि बिलियन में उनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। तो उसका मूल कारण ही है कि जब वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है तो उनका उस बिलियन में मोल अंश घट या बढ़ जाता है, और जब घट और भी बढ़ जाता है तो उसी के सापेक्ष उनका वाष्प दाब भी बदलता है। और यही राउल्ट का नियम है, और राउल्ट ने यही प्रतिपादित किया, और बेसिक तौर पे उन्होंने वाष्पशील द्रवों की बात की, और उन्होंने कहा कि वाष्पशील द्रव अगर उनको हम मिला दें तो उस बिलियन में प्रत्येक जो अवयव होगा उसका आंशिक वाष्प दाब बिलियन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोई भी बिलियन हो और वो बिलियन सभी सांद्रताओं पे या सभी सांद्रणों पे राउल्ट के नियम का पालन करता है, किसके नियम का पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो हमारे पास क्या है भाई? बिलियन हमारे पास, माना कोई भी हमारे पास क्या है? बिलियन हमारे पास है, कोई भी हमारे पास बिलियन है, वो सभी सांद्रता पर किसके नियम का पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी राउल्ट के नियम का वो पालन करता है। तो उस बिलियन का, वो जो बिलियन होगा उसका जो वाष्प दाब होगा, उस बिलियन को जो क्या होगा? वाष्प दाब होगा, वो एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में इस शून्य से क्या करेगा? प्रारंभ करके कहाँ तक बढ़ता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक क्या होता है? बढ़ता है। इस ग्राफ को हम बाद में जब हम आदर्श और अनादर्श बिलियन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पर थोड़ा सा, क्योंकि जब हम राउल्ट के नियम को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई द्रव या कोई बिलियन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वहाँ पे उस बिलियन का जो वाष्प दाब है वो कहाँ तक बढ़ता है? शून्य से कहाँ तक बढ़ता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता है। तो चलिए, अभी हमने राउल्ट के नियम का विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि वाष्पशील
द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप को देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि किसी विलयन, देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा है, यदि किसी विलयन में घटक ए का आंशिक वाष्प दाब Pa व मोल प्रभाज XA है, तो माना हमारे पास कोई विलयन है, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास विलयन है और वो कितने घटकों से मिलकर बना है, 2 घटकों से। घटक हमारे पास क्या है, घटक ए है, एक तो घटक ए है और दूसरा क्या है, घटक बी है। घटक बी है हमारे पास, घटक बी है। अब इसे जो ये घटक हमारे पास ए है, इसका आंशिक वाष्प दाब, क्या, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब कितना है, Pa है। और इसका क्या है, और इसका मूल अंश कितना है, मूल अंश कितना है, इसका मूल अंश है XA सपोज। इसी प्रकार घटक बी का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, PB, और इसका मूल अंश कितना है, इसका XB। ये क्या है, इसका आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब। किसका आंशिक वाष्प दाब है, ये घटक बी का आंशिक वाष्प दाब है और ये इस घटक बी का क्या है, मूल अंश है। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, राउल्ट क्या बोलता है, राउल्ट ये बोलता है कि विलयन में किसी एक घटक का क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब, यानी आंशिक वाष्प दाब यहाँ पे क्या है, घटक ए का क्या है, Pa, वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है मोल अंश के, यानी X के, XA के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होगा। अब अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, Pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिरांक, क्या हो जाएगा, स्थिरांक इंटू क्या हो जाएगा, XA, क्या हो जाएगा, XA। अब देखिए कि माना हमारे पास क्या है कि जो घटक हमारे पास ए है, माना घटक ए शुद्ध अवस्था में है, क्या है, शुद्ध अवस्था में है। किस अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। तो जब कोई भी घटक शुद्ध अवस्था में होता है तो उसके मोल अंश का मान, यानी उसके मोल अंश का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 1। XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए अगर घटक ए शुद्ध अवस्था में है और तब XA की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अब देखो यहाँ पे हम XA के सामने क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये Pa इक्वल टू स्थिरांक, ये तो हो जाएगा स्थिरांक, और XC की जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, Pa इक्वल टू स्थिरांक, Pa इक्वल टू स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि क्या है, क्योंकि घटक किस में है, शुद्ध अवस्था में है, क्या है, शुद्ध अवस्था में है। घटक क्या है, शुद्ध अवस्था में है। तो क्या हो जाएगा, P ये किसके बराबर हो जाएगा, Pa नॉट के बराबर हो जाएगा। मीन्स आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है जब घटक किस अवस्था में होता है, घटक शुद्ध अवस्था में होता है जब। यानी Pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pa नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, Pa नॉट है, तो ये क्या है, Pa है, तो इस Pa की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, Pa नॉट लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, Pa नॉट इक्वल टू स्थिरांक, क्या, स्थिरांक हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास है, ये वाली इक्वेशन Pa इक्वल टू स्थिरांक इंटू XA। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, स्थिरांक की जगह में क्या रख सकते हैं, Pa नॉट रख सकते हैं। अब अगर हम Pa नॉट रखते हैं, देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसी वाले इक्वेशन को, इस वाले को देखिए, इस वाले को यहाँ पर रखते हैं हम, क्या हो जाएगा,
पी ए तो ऐसे ही रहेगा। इस स्थिरांक की जगह क्या आ जाएगा, मैंने ये कहा कि स्थिरांक की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये वाला स्थिरांक की जगह क्या आ जाएगा, पी ए नॉट आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स ए, यानी ये वाला एक्स ए इंटू एक्स ए। अब तो ये तो क्या है, कंपोनेंट ए का है, ये क्या है, कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब है। ये पी ए आंशिक वाष्प दाब है, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये एक्स ए क्या है, उसका मूल अंश है। यानी आंशिक वाष्प दाब और उसके क्या मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी विलयन में किसी एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल अंश के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये घटक ए का है। अब देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, पी ए समानुपाती एक्स ए, मतलब क्योंकि घटक ए है हमारे पास, इस घटक ए का आंशिक वाष्प दाब तो कितना है हमारे पास, पी ए है, जो समानुपाती किसके होगा, उस विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। तो पी ए समानुपाती एक्स ए। अब देखिए, इस समानुपाती के चिन्ह को अगर हटाएं, अभी मैंने ये भी सॉल्व किया है, उसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, स्थिरांक इंटू एक्स ए। अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अब अगर मैंने अभी चर्चा की थी कि घटक अगर शुद्ध अवस्था में हो, घटक किस अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। देखो ये एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे। जब एक्स ए की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि घटक किस अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। भाई ये घटक शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी ए नोट के बराबर होगा। पी ए नोट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इस पी ए नोट की जगह में क्या रख सकते हैं, आसानी से इस पी ए की जगह में हम क्या रख सकते हैं, पी ए नोट रख देंगे इस वाले में। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी, पी ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्थिरांक, यानी इसके सामने हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी हमने पी ए नोट की। अब ये पी ए नोट इक्वल टू क्या हो गया, स्थिरांक। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट को देखो, अगर ध्यान से वॉच करोगे आप, तो क्या है ये, पी ए इक्वल टू स्थिरांक इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे इस स्थिरांक की जगह में हम क्या रख देंगे, पी ए नोट रख देंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे क्या है, ये पी ए क्या है, ये आंशिक वाष्प दाब है, पी ए नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और ये क्या है इसका, ये इसके मूल अंश है। यानी विलयन में क्या, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और मूल अंश के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये तो था घटक एक, ये क्या हमारे पास घटक एक है। इसी तरह से घटक सेकेंड, दूसरे घटक की हम बात करते हैं, क्योंकि विलयन दो घटकों से कम मिलकर बना होगा, तो इसी तरह से घटक बी का भी होगा। तो घटक बी हमारे पास ये है, तो घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो इसी प्रकार क्या होगा, घटक बी के किसके वाष्प दाब और उसके मूल अंश के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डाल्टन क्या बोलता है, डाल्टन ये बोलता है कि किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है या कुल दाब होता है वो किसके होता है, घटकों की आंशिक वाष्प दाब, घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब इसमें दो घटक माना है, एक घटक माना पर ए है और एक घटक बी है। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब हमारा पी है और घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी भी है। तो इन दोनों के योग के, यानी उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इन दो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। यानी P इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। अब पी ए क्या है, पी ए अभी हमने निकाला था, पी ए क्या था, पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए ये था, और पी बी इक्वल टू क्या था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इस पी बी की जगह और इस पी ए की जगह हम ये वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट
इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन ही, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये हमारे पास क्या है, डाल्टन, वो क्या है, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है। ये क्या है, इक्वेशन जो है वो राउल्ट के नियम का क्या है, गणितीय रूप है। अब देखो थोड़ा इसको अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैंने इसको एक्सप्रेस कर रखा है कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र के विलयन अवस्था पे कुल जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि P इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। अब पी ए और पी बी की अगर वैल्यू रखें हम, तो अभी मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो हमारे पास है क्या, ये हमारा P इक्वल टू क्या बताया था मैंने, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होगा। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए इसकी बात चलते हैं। विलयन हमारे पास कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, ये 2 कंपोनेंट से बना है, मिलकर बना है हमारे पास विलयन है। ये क्या है, विलयन है। अभी मैंने यहीं तक ला रखा हूँ, यहाँ तक ले आऊँ। इसमें कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ये है, ये वाला, एक कंपोनेंट ये है बी वाला। ये कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब है, एक कंपोनेंट बी का आंशिक वाष्प दाब, ए वाला। ये कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब है, एक कंपोनेंट बी का आंशिक वाष्प दाब है। मीन्स यहाँ पे कितने घटक हैं, विलयन में 2 घटक हैं। अब जब 2 घटक हैं तो इस घटक ए का जो क्या है, वाष्प दाब है, अगर बेसिक बोले तो वाष्प दाब क्या है, पी ए नॉट है। और इसका क्या है, मोल अंश कितना है, एक्स ई है। इस कंपोनेंट बी का जो हमारे पास है वाष्प दाब है वो कितना है, पी ए नॉट है, पी बी नॉट, सॉरी क्या है, पी बी नॉट है। और जो हमारे पास मोल अंश है वो क्या है, एक्स बी है। तो जब हम विलयन की बात करते हैं, विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब के मोल अंश का जो योग होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको समझिए। समझिए, यानी क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या था, ये एक्स ए प्लस क्या, एक्स बी इक्वल टू क्या था, 1। क्योंकि मैंने कहा था किसी भी विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट के मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे तो दोनों के मोल अंश का योग कितना होगा, 1 होगा। इसको और आगे से सॉल्व करते हैं तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। अब गौर से देखिए ज़रा, यहाँ पे इस एक्स ए की वैल्यू को अगर हम इस समीकरण में रखें, यहाँ रखें, देखो यहाँ पे रखें, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब देखो इस एक्स ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। अब आ जाएगा ये क्या, प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और आगे चलें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी ए नॉट क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस, ये एक टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चलते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इसको खोलते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन है, ये एक्स बी और एक्स बी कॉमन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा, ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बी, और इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास पी बी नॉट इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये पी ए नॉट। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये क्या है, ये जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन हमारे पास है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। उसको हमने थोड़ा विस्तारित कर दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ जो इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी इक्वेशन थी, राउल्ट के नियम का, P इक्वल टू पी
पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने क्या किया, इसमें तो दोनों अवयवों के वाष्प दाब और मोल अंश पर निर्भर कर रहा था, क्या, उस विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पे हमने क्या कि एक कंपोनेंट के साथ लिंक कर दिया, उसको एक कंपोनेंट के साथ लिंक कर दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, राउल्ट के नियम का क्या है, गणितीय रूप है। देखिए इसको और समझिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि आप सभी को पता है कि मिश्रण में, देखो क्या है मिश्रण में, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि मिश्रण में जितने अवयव होंगे, यहाँ पे कितने अवयव, 2, तो उनका टोटल अवयवों का जो मूल अंश होता है वो 1 होता है। अगर इसमें 4 अवयव होते हैं तो चारों का मूल अंश मिलाकर 1 होता है। क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं ए और बी, तो उनका मूल अंश कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अभी मैंने कहा था इस एक्स ए की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। और जब हम रख देंगे क्या रखेंगे इस जगह, इसकी वैल्यू क्या, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स बी हो गई। तो इस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखने पे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस इक्वेशन को, इस तरह से हो जाएगी। और थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। और अभी मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर चुका हूँ। मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन होगी, ये क्या इक्वेशन है, ये जो होगी ये राउल्ट के नियम का सूत्र है। और इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत साधारण सा है, आप इसको आसानी से कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर इसको हम दोबारा जब हम पेपर सॉल्व करेंगे या हम कभी एक्स्ट्रा क्लासें लेके आएंगे तब इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, अभी हमने राउल्ट के नियम का और राउल्ट के नियम के गणितीय रूप को विस्तार से जाना। और अब इस राउल्ट के नियम की गणितीय स्वरूप या गणितीय रूप पर कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इनमें से पहला जो न्यूमेरिकल है वो है पानी व इथेनॉल का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो क्रमशः है 20 mm Hg व 40 mm Hg है। पानी का मोल अंश 0.4 व इथेनॉल का मोल अंश 0.6 है। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। वो ये बोल रहा है कि हमारे पास 1 विलयन है जिसमें पानी और इथेनॉल है, और पानी का जो मोल अंश है वो 0.4 है और इथेनॉल का जो मोल अंश है वो 0.6 है। और इस पानी और इथेनॉल के शुद्ध अवस्था में क्या वाष्प दाब उसने दे रखे हैं, और वो हमको पूछ रहा है उस विलयन, टोटल विलयन का क्या करना है, हमने वाष्प दाब ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारे पास एक विलयन ही है, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 विलयन हमारे पास ये है, ये विलयन है। न्यूमेरिकल को पहले समझ लीजिए आराम से, क्योंकि न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं पर आप लोग कठिन मान लेते हो। तो ये क्या है, एक हमारे पास पानी है, क्या है, पानी है। वो ये बोला ये पानी है, और इसका वो वाष्प दाब कितना बता रहा है हमको, वो वाष्प दाब बता रहा है हमको 20 mm Hg बता रहा है, ठीक है। दूसरा वो बोला है एक इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है। ये क्या बोल रहा है, एक इथेनॉल है, और ये है इथेनॉल, ये इथेनॉल है। इसका वाष्प दाब कितना बता रहा हो, 40 mm Hg बता रहा है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि हमने इन दोनों द्रव्यों को मिला दिया, इनको मिलाया हमने, ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमने क्या तैयार किया, एक विलयन तैयार कर दिया। ये कर दिया हमने विलयन तैयार, 1 विलयन तैयार हो गया हमारा ये। अब इस विलयन में ये जो विलयन तैयार हुआ, इस विलयन में वो ये बोल रहा है कि पानी का जो क्या है मोल अंश है, पानी का जो मोल अंश है, पानी का मोल अंश, इसमें जो पानी का क्या है मोल अंश है, मोल अंश है वो कितना है, वो बोला 0.4 है। और इसी विलयन में जो हमारे पास क्या है इथेनॉल है, उसका मोल अंश कितना है, इथेनॉल का मोल अंश कितना है, मोल अंश कितना है वो बता रहा है, बोला 0.6 है। अब देखिए वो ये बोल रहा है कि ये जो विलयन है, ये वाला जो विलयन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो विलयन है, ये वाला जिस विलयन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो विलयन है, इसका क्या ज्ञात करना है हमने, वाष्प दाब ज्ञात करना है, वाष्प दाब ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमको राउल्ट ने बताया कि P यानी P मतलब
बिलियन को जो कुल वाष्प दाब होगा वो किसके होगा, वो तो कंपोनेंट ए होगा, क्योंकि इसमें भी कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, एक पानी है और एक इथेनॉल है। यानी कंपोनेंट ए के आंशिक वाष्प दाब, कंपोनेंट ए के आंशिक दाब व कंपोनेंट बी के यानी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। किसके, अगर हम कंपोनेंट ए का हमको क्या ज्ञात है, आंशिक वाष्प दाब पता है, और कंपोनेंट बी का क्या है, आंशिक वाष्प दाब पता है, तो हम उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये किसका विलयन है, ये पानी, भाई विलयन किसका है, पानी और धन इथेनॉल का विलयन है। किसका विलयन है, इथेनॉल का विलयन है। अगर हमको इस विलयन में पानी का आंशिक वाष्प दाब और इस इथेनॉल के आंशिक वाष्प दाब पता है इस विलयन में, तो हम आसानी से इस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके क्या आंशिक वाष्प दाब और इसके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर क्या होगा, इस विलयन का क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब हो गया। तो चलिए मैं राउल्ट के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करता हूँ। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, P क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब ये क्या है, ये घटक 1 का, घटक फर्स्ट का क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। समझ लीजिए पहले बेटा इसको बहुत बढ़िया तरीके से। और प्लस ये हमारे पास हो गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब ये क्या है, ये हमारे पास घटक 2 का क्या है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है। अब देखिए, अब हम वैल्यू रखते हैं। ये हमको दे रखा है, ये हमको दिया है, ये भी हमको दे रखा है, ये भी हमको दे रखा है, ये भी हमको दे रखा है। अब देखिए क्या क्या दे रखा हमको, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 mm। उसके बाद एक्स ए कितना दे रखा है, 0.4। ठीक, उसके बाद पी बी नॉट दे रखा हमको कितना, 40 mm। और एक्स बी दे रखा हमको कितना, 0.6 mm। अब देखिए, अब इन वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इन वैल्यू को रख देंगे हम इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में। अब जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए नोट की वैल्यू हमारे पास 20 है और एक्स ए की वैल्यू कितने हैं, 0.4 है, प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नोट की वैल्यू कितनी है, 40 mm है ना, ये प्लस, हाँ ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, 40 है। और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6 हो गई। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 24 हो जाएगा। यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 24, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 32 mmHg। यानी इस प्रश्न में जो हमको पूछा गया है वो पूछ रखा है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए। तो इस विलयन में मतलब कौन से विलयन में, जिस विलयन में पानी है, इथेनॉल है और शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब 20 mmHg व 40 mmHg है, और जब उनको हम मिक्स कर दे रहे हैं तो उस विलयन में पानी का मोल अंश 0.4 और इथेनॉल का मोल अंश कितना है, 0.6 है। तो उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो कुल वाष्प दाब कितना होगा, 32 mmHg होगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं और बहुत
कठिन नहीं होते हैं, सीधे वैल्यूज दी जाती हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे सीधे वैल्यू दे रखी है, यानी पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है। भाई पी ए नॉट की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया आसानी से दी गई है, एक्स ए की वैल्यू हमको दी गई है, पी बी नॉट की वैल्यू हमको दी गई है, एक्स बी की भी वैल्यू दी गई है। अब करना क्या है, सीधे वैल्यू तो रखनी है, पर इसके लिए हमको राउल्ट के नियम को अच्छे से समझना पड़ेगा। यानी ये जो हमारे पास हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है पी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इसको भली भांति समझना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा पहला प्रश्न था, जो पहला न्यूमेरिकल प्रश्न था, उसको हमने आसानी से हल कर दिया है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं और उसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एवं डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः क्या है 200 mm Hg व 415 mm Hg हैं। अब क्या किया उन्होंने, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। दो हमारे पास क्या है, द्रव है। कौन से द्रव होंगे, वाष्पशील द्रव। क्या है हमारे पास, देखो एक तो हमारे पास है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म है। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है CH2Cl2 है। ठीक है, दो हमारे पास हैं, दो द्रव हमारे पास है, एक द्रव ये है, एक द्रव ये है। अब देखो यहाँ पे इसका वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है, वाष्प दाब दे रखा है, वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है 200 mm Hg एक दे रखा है। और इसका वाष्प दाब कितना दे रखा है, इसका वाष्प दाब दे रखा है 415 mm Hg, ये दे रखा है। अब देखो वो ये बोल रहा है, उसके बाद क्या किया, यहाँ से देखो ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है। अब यहाँ से कितना ग्राम उठाया, वो बोल रहा है, वो बोला 29.9 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 व 42.5 ग्राम क्या डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 को मिलाकर हमने क्या बनाया, 1 बिलियन बनाया। यानी इनको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, 1 बिलियन बनाया। क्या बनाया, बिलियन बनाया। माना ये वो बिलियन, ये बनाया बिलियन, ये बिलियन है। अब इस बिलियन में मात्राएं दी गई हैं, ये बिलियन बना दिया। इस बिलियन में किसका बिलियन है, ये दो चीज़ों का बिलियन है, ये इस इन दो चीज़ों का बिलियन है, ये इन दोनों चीज़ों का क्या है, ये बिलियन है ये। अब देखो पर इसमें मात्रा दे रखी है, इसमें इसकी मात्रा कितनी है 29.9 ग्राम और इसकी मात्रा कितनी है 42.5 ग्राम। इन दोनों की ये मात्रा है और इनको मिलाकर ये बिलियन बनाया है। अब वो पूछ रहा है इस बिलियन का क्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, वाष्प दाब। क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब। अब देखो इसको वाष्प दाब ज्ञात कैसे करोगे, भाई देखो हमने क्या था, वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, अभी देखा होगा आपने PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB मीन्स कंपोनेंट A का, घटक A का आंशिक वाष्प दाब और धन घटक B का आंशिक वाष्प दाब। अब इसमें घटक A कौन है, माने इसको घटक A मान ले, इसको क्या मान ले, घटक B मान ले। तो इस घटक A यानी क्लोरोफॉर्म का हमको क्या पता होना चाहिए, आंशिक वाष्प दाब पता होना चाहिए। और इस घटक B यानी डाइक्लोरोमीथेन का भी हमको आंशिक वाष्प दाब पता होना चाहिए। अब भाई यहाँ पर तो आंशिक वाष्प दाब दिया ही नहीं गया है, केवल क्या दिया है, वाष्प अवस्था में। ये देखो गौर से देखो, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, वाष्प दाब दे रखी है। अब देखो ये दे रखा है, मतलब PA नॉट दे रखा है, यहाँ पे PB नॉट भी दिया है, पर ये एक्स ये भी नहीं दे रखा है और XB भी नहीं दे रखा है। यदि हम XA को ज्ञात करें और XB को भी ज्ञात कर ले तो हम आसानी से इस समीकरण की सहायता से, हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस बिलियन का, ये जो किससे मिलकर बना है 29.9 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 42.5 ग्राम क्या डाइक्लोरोमीथेन से मिलकर बना है, उस बिलियन का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इन दोनों क्लोरोफॉर्म
व डाइक्लोरोमीथेन के मोल अंश को ज्ञात करते हैं, मोल अंश को ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मोल अंश इक्वल टू क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम इसकी बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, घटक ए की, घटक ए और कोष्टक में इसको लिख देते हैं हम, घटक ए क्लोरोफॉर्म का मोल अंश क्या होगा, का मोल अंश, कुछ भी लिख दो, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगी, CH3 के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब समस्या क्या है, हम चल पड़े थे XA, ये मतलब हमने XA मान लिया था इसको, क्योंकि घटक ए माना है तो XA मान लिया, किसके मोल अंश को हमने XA मान लिया, क्लोरोफॉर्म के। अब हम XA ज्ञात करने के लिए चल दी, पर देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या भी पता होनी चाहिए और कुल मोलों की संख्या भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको दोनों पता नहीं है, तो पहले हमको क्या ज्ञात करने पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, CH3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, देखो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, CHCl3 का ग्राम में भार, का ग्राम में भार बटे क्या होता है, अणुभार क्या होता है, अणुभार। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है, इसका ग्राम में भार दे रखा है और अणुभार हम निकाल सकते हैं। अणुभार मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखो अणुभार निकाल देता हूँ, ये है CHCl3। अब C का कितना होता है 12, H का कितना है 1 है ना, तो 12 प्लस 1। अब Cl का कितना होता है 35.5, तो कितने हैं ये 3, तो 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 धन 1 13 धन 35, अगर इसको करेंगे तो 106.5 ये आ जाएगा। ये टोटल कितना आ रहा है 119.5, यानी इसका अणुभार कितना है 119.5 है। अब देखो इसका ग्राम में भार कितना है, ग्राम में भार हमारे पास क्या है 29.9 और बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 119.5। तो लगभग ये अगर इसको देखूँ मैं तो 1/4 आएगा, बराबर क्या होगा 1/4, यानी अगर देखो तो 25, यानी क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या कितनी है, कितनी आ जाएगी 0.25 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब गौर से देखो हमने इसकी मोलों की संख्या तो ज्ञात कर दी, किसके क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली है, ये वाली ऊपर वाली कितनी है, ये हमारे पास 0.25 है। पर अभी कुल मोलों की संख्या हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, जब तक हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात नहीं करते हैं, क्योंकि हमको डाइक्लोरोमीथेन की अगर मोलों की संख्या हम ज्ञात कर ले तो इसके मोलों की संख्या धन इसके मोलों की संख्या वो कुल मोलों की संख्या होगी, कुल मोलों की संख्या होगी। तो चलिए हम पहले इसके मोलों की संख्या को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए CH2Cl2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, CH2Cl2 का ग्राम में भार बटे क्या हो जाएगा हमारे पास अणुभार। अब गौर से देखिए ग्राम में भार तो दे रखा है 42.5 और अणुभार हम निकाल लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे निकाल लेते हैं हम साइड में, CH2Cl2 बहुत सिंपल सा है, ये कितना है 12, 1 H का 1 तो 2 H का 2, ये कितना है 1 Cl का 35.5 और तो 2 Cl का कितना हो जाएगा 35.5 गुणा गया 2, यानी अब इसको देखिए 12 धन 2 धन ये 71 हो जाएगा और टोटल कितना आ गया 85 आ रहा है, यानी CH2Cl2 का अणुभार कितना है 85 है। अब देखो CH2, ये हमारे पास CH2Cl2 का जो ग्राम में भार है वो कितना है हमारे पास 42.5 है, तो क्या है 42.5 बटे कितना आ जाएगा
हमारे पास 85। और ये लगभग इसको थोड़ा कैलकुलेट करूँ मैं तो ये लगभग बहुत सिंपल सा है, 1/2 आ रहा है, लगभग ये 10.50 आ रहा है। तो यानी हमारे पास जो ये डाइक्लोरोमेथेन है, ये वाला डाइक्लोरोमेथेन, इसकी मोलों की संख्या कितनी आ रही है? 50। अब देखो, अब देखिए कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? CHCl3 के मोल धन क्या हो जाएगा? CH2Cl2 के मोल। मोलों की संख्या मतलब यहाँ पर अगर आप पूरा करें तो मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होगा। CHCl3 के मोलों की संख्या कितनी थी? 0.25। और इसके मोलों की संख्या कितनी थी? वो थी हमारे पास 0.50। तो कुल मोलों की संख्या कितनी आ रही है? 0.75। ये कुल मोलों की संख्या है। अब तीन चीज़ें ध्यान रखिए इसमें। एक तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या कितनी है? 0.25। डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या कितनी है? 0.50। और कुल मोलों की संख्या कितनी है? 0.75। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मोल अंश निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मोल अंश निकालते हैं CHCl3 का मोल अंश। इसका मोल अंश कितना है? देखो क्या आएगा? CHCl3 के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा हमारे पास? कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। अब CHCl3 के मोलों की संख्या कितनी है? अभी याद रखना, मैंने कहा था ये होगा हमारे पास 25। और कुल मोलों की संख्या कितनी है? 75। तो अगर इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.34। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। किसके मोलों की संख्या कितने, किसका मोल अंश है? ये क्लोरोफॉर्म का मोल अंश कितना आ गया? 0.34। इसी प्रकार किसके मोल अंश? CH2Cl2 का क्या मोल अंश कितना हो जाएगा? मोल अंश उसका किसका? CH2Cl2 के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? कुल मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। अब देखिए कितने है इसकी मोलों की संख्या? अभी मैंने कहा याद करके रखना, ये है 0.50 था इसका। और कुल मोलों की संख्या कितनी है? 0.75। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो डाइक्लोरोमेथेन की मोलों की संख्या कितनी थी? 0.50। और कुल मोलों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे भी देखो आप कितनी थी? 0.75। और उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ गए 2/3। कितना आ रहा है? 2/3। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये कितना आ रहा है? 0.67 या 66 के आसपास ये आ रहा है। यानी अब दो चीज़ें याद रखना, किसका मोल अंश? क्लोरोफॉर्म को मोल अंश भी हमको प्राप्त हो गया, और किसका मोल अंश भी प्राप्त हो गया? हमको डाइक्लोरोमेथेन का भी मोल अंश प्राप्त हो गया। अब देखिए, यानी देखो CHCl3 का मोल अंश कितना है? 0.34। और CH2Cl2 का मोल अंश कितना हो गया? मोल अंश हो गया हमारे पास 66। अगर इसको बेसिक तौर पर देखा जाए, टोटल जोड़ कर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है? 1 आता है। वैसे भी किसी भी बिलियन में कितने भी घटक हो, उनका जो क्या होता है मोल अंश होता है वो 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से अधिक कदापि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको दोनों का, इसका भी मोल अंश भी पता लग गया, इसका मोल अंश भी हमको पता है, और
वाष्प दाब भी पता है, वाष्प दाब भी पता है। तो अब सीधे हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब देखो यहाँ पे हमने ये घटक ए है, क्या है? घटक ए है इसको, और ये क्या है? घटक बी है। ये हमारे पास इस घटक ए हमने किसको माना है? घटक ए मान रखा हमने क्लोरोफॉर्म को, इसको हमने घटक ए मान लिया। ये घटक बी किसको मान रखा हमने? डाइक्लोरोमीथेन को। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? कितने देर के ऊपर? 200 mm Hg, ये वैल्यू दे रखी है इसकी। और एक्स ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने? अभी निकाल रखी हमने 0.34। इसी तरह से पी बी नॉट की वैल्यू कितनी दी है ऊपर? पी बी नॉट की वैल्यू ये दे रखी है 415। कितनी दे रखी है? 415 mm Hg पे ये दे रखी है। और एक्स बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? ये निकाल रखी है अभी हमने 0.66। अब देखिए इन वैल्यूओं को सीधे इस इक्वेशन में रख दीजिए, सीधे इस इक्वेशन में रख दीजिए। अब रखते हैं, देखो हमने क्या था? P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब रखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या था? 200 इंटू 0.34 प्लस यहाँ पे क्या? 415 इंटू कितना हो जाएगा? 0.66। ये क्या है? बिलियन का वाष्प दाब। ये क्या है? बिलियन का वाष्प। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो हमको क्या होगा? इस बिलियन का वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। यानी किस बिलियन का? जिस बिलियन में 29.9 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 42.5 ग्राम किसके? डाइक्लोरोमीथेन के घुले हों, उस बिलियन का जो वाष्प दाब है वो ए है। वाष्प दाब क्या होगा? ये होगा 200 गुणा गया 0.34 धन 415 गुणा गया 0.66, ये होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। ये इस बिलियन का जिस बिलियन में ये दोनों घुले हैं, यानी क्लोरोफॉर्म घुला है पर कितना घुला है? 29.9 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन घुला है वो भी कितना? 42.5 ग्राम घुला है। उस बिलियन का ये क्या है? वाष्प दाब है। इस तरह से हम वाष्प दाब की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा गया है और बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने राउल्ट के जो गणितीय स्वरूप थे उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे, और इसी तरह कुछ और भी प्रश्न होंगे आपके बुक्स में, किताब में, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होगी तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं चैटबॉट में कि हमको इसमें परेशानी है, तो आपको उसकी परेशानी को हम ठीक कर देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने आज की क्लास में राउल्ट का नियम, हमने राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप और उससे संबंधित जो प्रश्न पढ़े, तो उनका निष्कर्ष क्या निकलता उन प्रश्नों से? तो निष्कर्ष ये है कि पहला जो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी बिलियन हो, चाहे वो कितने भी कंपोनेंट से मिला हो, उसमें चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे बहु अवयवी हो, तो उसमें हर अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, हर अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। और यही राउल्ट भी कहता है, क्योंकि राउल्ट कहीं हम नियम को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये पाया जाता है, ये होता है कि हर अवयव का जो वाष्प दाब होगा या जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। यानी मूल अंश, उस अवयव का मूल अंश बढ़ेगा तो आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और मूल अंश घटेगा तो आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा। उसी प्रकार जो उस कुल वाष्प दाब होगा, मीन्स उस बिलियन का जो कुल वाष्प दाब होगा, अभी हमने न्यूमेरिकल किए हैं तो इसी पे बेस थे वो न्यूमेरिकल, कि जो बिलियन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होगा। चाहे 1 घटक हो, चाहे 2 घटक हो, चाहे 3 हो, तो उन प्रत्येक घटकों का, मैंने जैसे माना 3 घटक है तो तीनों घटकों का क्या करेंगे? उनके आंशिक वाष्प दाबों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और वो उस बिलियन का कुल वाष्प दाब हो जाएगा। अब
तीसरा जो हम समझे या जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि शुद्ध अवस्था में किसी भी घटक का जो मूल अंश होता है वो एक होता है। जैसे बिलियन, अभी मैंने कहा था कि बिलियन में चाहे कितने भी कंपोनेंट हो तो टोटल हमारे पास मूल अंश होगा वो एक होगा। या शुद्ध विलायक है जो हमारे पास, चाहे वो पानी है या चाहे इथेनॉल की हम बात कर रहे थे, तो उनका मूल अंश कितना होगा, उनका मूल अंश भी एक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लेते हैं। जो आज हमने अध्ययन किया कि हमने राउल्ट का नियम पढ़ा, राउल्ट के गणितीय स्वरूप राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप पढ़ा, हमने उससे संबंधित न्यूमेरिकल किए। तो अब हम ये चीज़ मूल्यांकन कर लिए कि हमको कितना उसमें से हमने ऑब्जर्व किया या कितना हम उसमें से समझे। तो पहला जो प्रश्न हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं वो है राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयनों पर लागू होता है। और आप लोग समझ गए होंगे, अभी मैंने जब शुरुआती की थी तो मैंने ये कहा था कि राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रव्यों पर लागू होता है। यानी ऐसे हम द्रव नहीं लेंगे जो अवाष्पशील हों। यानी हम कौन से द्रव्यों की बात कर रहे हैं, वाष्पशील, जो वाष्पित होते हैं। तो राउल्ट का नियम यानी वाष्पशील विलयनों पर लागू होता है। पहले का जवाब हमारे पास, पहले प्रश्न से हम ये समझे। दूसरा जो प्रश्न है, जब किसी अवयव का मूल अंश बढ़ता है तो उसके आंशिक वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने राउल्ट का नियम पढ़ा और उसमें हमने ये कहा कि किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो मूल अंश के समानुपाती होता है। अब मूल अंश बढ़ रहा है तो इसका मतलब आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और मूल अंश घटेगा तो आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मूल अंश बढ़ रहा है इसका मतलब आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर हमने उठाया है वो है राउल्ट के नियमानुसार आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है। तो अभी मैंने बताया आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आता है ये थोड़ा इसको न्यूमेरिकल वर्जन में दे दिया है, तो आप इसको करना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यदि किसी अवयव का मूल अंश 0.5 है और उसका शुद्ध वाष्प दाब 100 mmHg है तो आंशिक वाष्प दाब कितना होगा। तो ये सीधा गुणा हो जाएगा। भाई मूल अंश दे रखा है अवयव का और ये उसका क्या दे रखा है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा, तो 100 गुणा क्या कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ये सिंपल सा है, 100 गुणा क्या 10.5 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, अगर उसको देखोगे आप तो गुणा के 20 हो जाएगा, 20 mmHg हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट करके आप देख लेना इसको, है ना, जितना भी होगा। सॉरी, इसको गुणा करके देख लेना, 20 कैलकुलेट कर लेना इसको, जितना भी कैलकुलेट करके आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य भी है। आप गृह कार्य में आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक वाष्प दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और हल करके आप हमें गूगल फॉर्म में या चैट बॉक्स में इसको भेज सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो इस प्रश्नों को हम जब भी आप लोगों को तैयारी कराएंगे तो उस तरह की तैयारी के दौरान हम इस प्रश्नों को आपको सॉल्व कर देंगे।